हेलो फ्रेंड्स, लीगल कंसेप्ट यूज क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का विषय है एफआईआर। क्योंकि एफआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो एफआईआर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले देखना कि एफआईआर में हम किन किन टॉपिकों को डील करेंगे, उसके बारे में ये है। पहला टॉपिक क्या है ये कि एफआईआर क्या होता है। व्हाट इज एन एफआईआर? एफआईआर दर्ज कौन करता है, वो कौन सा अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है जो एफआईआर को दर्ज करता है, लॉन्च करता है, या एफआईआर के क्या आवश्यक तथ्य होते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एन एफआईआर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है, अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और नॉन काउंटेबल रिपोर्ट में दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। उसके बाद है एफआईआर दर्ज होने में देरी का क्या महत्व है। अगर एफआईआर लॉन्च होने में डिले होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसका विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब उसकी आगे की क्या प्रक्रिया होती है। अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो सीआरपीसी में आखिर वो कौन से प्रावधान हैं जहां पे पीड़ित व्यक्ति आगे की कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद है जीरो एफआईआर क्या होता है और क्या टेलीफोन के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इन टॉपिकों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से कि एफआईआर को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला एफआईआर को कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दूसरा इसका नाम होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसको उर्दू भाषा में रपटे इब्तिदाई भी बोलते हैं, रपटे इब्तिदाई बोलते हैं। ये उर्दू का शब्द है जिसे बोलते हैं रपट दिखाना, और इसको प्रारंभिक रिपोर्ट भी बोलते हैं। अर्थात ये चार नाम एफआईआर के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीआरपीसी में एफआईआर में के विषय में कहाँ प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी के चैप्टर 12 में और सेक्शन 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया। 154 में एफआईआर को परिभाषा नहीं दी गई, केवल उसके दर्ज करने की रीति बताई गई। इसका मतलब क्या है कि एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट बट ओनली इट इज मेंशन द मैनर ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर। क्या मैनर है, क्या रीत होनी चाहिए किसी एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं इस विषय पर कि एफआईआर क्या होता है, उसके विषय में बताना जरूरी होता है। एफआईआर क्या होता है? तो एफआईआर को परिभाषित तो किया नहीं गया, लेकिन सिर्फ यह कहा गया कि एफआईआर वह प्रक्रिया होती है जो किसी आपराधिक विधि को गति में ला देती है। इसका मतलब क्या है, यह आपराधिक विधि को गति में लाने की प्रक्रिया होती है। आपराधिक विधि को गति में लाने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि एफआईआर इज ए प्रोसीजर which activate the criminal law, which activate the criminal law into motion। यानी क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है। इसका काम क्या है, एक्टिवेशन एक्टिवेट करती है किसको, क्रिमिनल लॉ को। इसका मतलब क्रिमिनल लॉ एफआईआर होने के पहले सुस्त रहता, स्लीपिंग मोड में रहता है, लेकिन जैसे एफआईआर लॉन्च होता है ये अपने आप में मोशन में आ जाता है। तो ये एफआईआर का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि एफआईआर दर्ज कौन करता है। एफआईआर दर्ज करने के बारे में सेक्शन 154 में दिया गया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कौन प्राधिकृत किया गया है, हु इज एम्पावर्ड टू लॉन्च एन एफआईआर। वो है थाने का भार साधक अधिकारी। थाने का भार साधक अधिकारी यानी जो किसी थाने का हेड है, जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है, वही जो क्या करेगा, इसे बोलते हैं एसएचओ, वही जो है एफआईआर को लॉन्च करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एफआईआर
दर्ज कौन करता है? थाने का भार अधिकारी। इसका मतलब जो है, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, उसमें ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको थाने का पूरा भार दिया गया, पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वही जो उसको क्या करता है? दर्ज करता है, FIR को लॉन्च करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि FIR के क्या आवश्यक तत्व होते हैं। FIR के आवश्यक तत्व में मैं आपको बताता हूं कि FIR के एसेंशियल क्या होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ FIR, यानी कि FIR के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये जानना आवश्यक है कि FIR के आवश्यक तत्व के लिए जरूरी है कि ऐसी सूचना जो है वो संज्ञेय मामले में होनी चाहिए, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होनी चाहिए। तो फर्स्ट हो गया कि संज्ञेय मामले के बारे में होनी चाहिए, सूचना जो है वो संज्ञेय मामले से संबंधित हो, कॉग्निजेबल केस के बारे में होनी चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो यहाँ पे FIR लॉन्च हम नहीं करा सकते। ठीक है, फिर उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? उसके लिए प्रक्रिया होती है NCR होता है, जो कि सेक्शन 155 में लॉन्च होता है। सेकंड क्या है? ये संज्ञेय मामला होना चाहिए और ये थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि ये SHO को दी जानी चाहिए। SHO कौन होता है? जो उस थाने का जो भार साधक होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, उससे दी गई होनी चाहिए। तीसरा है कि ऐसी सूचना जो होनी चाहिए वो कैसी हो सकती है? या तो मौखिक होगी, मौखिक मतलब ओरली होगी, या फिर लिखित में होगी, किसी भी तरीके से। अगर मौखिक है तो SHO यानी थाने के भार साधक अधिकारी वो क्या करेंगे? उसको दर्ज करेंगे लिखित में, और अगर लिखित है तो उसको लिखेंगे और उसके बाद सूचनादाता को पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या दी गई सूचना से आप सहमत हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि FIR, अगला पॉइंट है कि FIR की एक कॉपी जो होती है वो सूचनादाता को निःशुल्क दी जाती है, यानी जो इंफॉर्मेंट है, सूचनादाता है, उसको FIR की एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, और उस पर अगला पॉइंट है कि जो सूचनादाता है यानी जो इंफॉर्मेंट है वो FIR पर क्या करेगा? दूसरी कॉपी पर अपना क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर करेगा। अगर वो सिग्नेचर करेगा, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि कोई सूचनादाता FIR पर सिग्नेचर करने पर यानी हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो उसके लिए भी IPC की धारा 180 में सेक्शन 180 में इसके लिए सजा का प्रावधान है, यानी कि मैंडेटरी है, सूचनादाता को FIR की दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे टॉपिक में क्या आ गया कि FIR कितनी कॉपियों में होता है। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि FIR कितनी कॉपी में आता है। FIR कितनी प्रतियों में होता है? तो यहाँ पे है कि FIR तीन कॉपी में होता है। पहला वो थाने में होता है, थाने में ठीक रजिस्टर में होता है, दर्ज होता है, रजिस्टर में दर्ज होता है। दूसरा होता है एक कॉपी सूचनादाता को दी जाती है, और तीसरा है एक कॉपी उसकी मजिस्ट्रेट को दी जाती है। मजिस्ट्रेट को सेक्शन 157 के तहत एक कॉपी मजिस्ट्रेट दी जाती है, क्योंकि इस विषय में बहुत ही लोगों को थोड़ा सा संदेह होता है कि आखिर FIR की कितनी कॉपियां होती हैं। FIR की 3 कॉपी होती है। पहली कॉपी जो थाने में होती है, ठीक है, रजिस्टर में। दूसरी कॉपी सूचनादाता को जो अपराध के बारे में सूचना देता है, प्रथम सूचना देता है, उसको दी जाती है। और तीसरी कॉपी उस मजिस्ट्रेट को जो जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता होती है उसको धारा 157 के तहत उसको, यानी FIR 3 कॉपियों में होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि FIR और NCR में क्या अंतर होता है।
FIR और NCR में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि FIR और NCR में क्या अंतर होता है। FIR और इधर है NCR। देखिए हमें पता है कि FIR के बारे में पहली बात तो क्या होना चाहिए, यह इसमें संज्ञेय मामला होता है। संज्ञेय मामला, इसका मतलब FIR is related to the cognizable offense, but NCR is related to the non-cognizable offense। यानी कि जो NCR होता है उसमें असंज्ञेय मामला होता है, पहला अंतर। यानी ये संज्ञेय मामला होता है या संज्ञेय मामले में होता है, कॉन्जुगेबल केस और ये नॉन कॉन्जुगेबल केस में लॉज किया जाता है। सेकंड है कि यह सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग दर्ज होता है, लॉज होता है, और ये सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग लॉज होता है। दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो यह है कि FIR में जो थाने का भाषादक अधिकारी है वो क्या करता है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इन FIR ए पुलिस ऑफिसर कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे FIR में मजिस्ट्रेट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि NCR में मजिस्ट्रेट के परमिशन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के NCR में इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद अगला जो डिफरेंस है आप इसमें FIR और NCR में, ये है कि FIR के लिए जरूरी नहीं है कि जहां पे अपराध घटित हुआ हो, जरूरी नहीं कि जहां पे अपराध घटित हुआ हो उसी के थाने के भाषादक अधिकारी से वो सूचना दर्ज की जाए, बल्कि FIR किसी जगह हुआ है, बल्कि घटना कहीं हुई है और FIR कहीं भी दर्ज हो सकता है, जबकि ऐसी कंडीशन NCR नहीं है। NCR के लिए जरूरी है कि NCR में कोई मामला तभी दर्ज किया जाएगा जब वह उस पुलिस स्टेशन के स्थानीय अधिकारिता में आता है। ये चार डिफरेंस FIR और NCR में है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको, इसके बाद अगला टॉपिक है कि FIR में दर्ज होने में देरी का क्या महत्व है, अर्थात FIR में जब डिले हो जाता है तो उसका क्या महत्व है। FIR में अगर डिले हो रहा है, डिले इन FIR, तो क्या होता है, FIR दर्ज कराने में देरी हो गई तो क्या उसका कोई विचार में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसके विषय में है कि अगर FIR में डिले होता है तो इसके विषय में मानता है कि जो अभियोजन है, अभियोजन की जो कहानी है वो क्या है, वो संदेह में आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसी के विषय में कहा गया है कि अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये 1988 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अवधेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1988 का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर FIR में डिले है, देरी हो रही है और अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन उसका युक्तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो यह तो ऐसी सूचना के बारे में क्या है, संदेह माना जाएगा। यानी कि डिले FIR में होता है तो अभियोजन को उसको युक्तक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, तभी FIR प्रासंगिक होगा, रिलेवेंट होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है FIR यदि दर्ज नहीं किया जाता है तब क्या प्रक्रिया है। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया है।
एफआईआर दर्ज नहीं होने पे क्या प्रक्रिया है? What is the next procedure when police officer has denied to lodge an FIR? What is the next procedure? यानी अगली प्रक्रिया क्या होगी जब दरोगा जी मना कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है? तो पहली बात यहाँ देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज कराया जाता है, ठीक है। और एफआईआर दर्ज कराने में क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं, यानी इनकार कर देते हैं। अब दूसरा स्टेप होता है सूचनादाता को कि वह सेक्शन 154 के क्लास दूसरे के तहत क्या कर सकते हैं, 153 के तीसरे क्लास के तहत वो क्या कर सकते हैं, उस अपराध के सार को, यानी जो ऑफेंस का सब्सटेंस है उसको डाक के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा क्या करेंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले से, जो थाने से संबंधित जो जिला है, जो इसका एसपी होता है, यानी सीनियर पुलिस अफसर जो होता है, उसको क्या करेंगे, उसको हम दर्ज कराएंगे, वहां पे दे देंगे। और वो क्या करेगा, या तो एफआईआर दर्ज करेगा, करके खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, या इन्वेस्टिगेट करने का, अनुसंधान करने का आदेश देगा, ठीक है। लेकिन अगर 154(3) की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है, तो ये भी नहीं होती है, तो अगला प्रक्रिया क्या है, अगला प्रक्रिया होता है, यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तब ऐसे व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद ऑप्शन है कि वह सेक्शन 156(3) यानी मजिस्ट्रेट को क्या करता है, वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देता है, एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन देता है, और इसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस पुलिस स्टेशन में भाषा अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है कि एफआईआर आप दर्ज करिए, ठीक है। लेकिन सपोज दैट वो ऐसा नहीं करता है, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वह सेक्शन 200 के तहत क्या करता है, एक कंप्लेंट फाइल कर देता है, कंप्लेंट फाइल कर देता है किसको, मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को क्या करना है, मजिस्ट्रेट 200 के तहत ऐसी सूचना को कंप्लेंट मान करके क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का आदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगली प्रॉब्लम यह है कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस कंप्लेंट को खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है। क्या कर देता है, वो डिसमिस कर देता है, यानी सेक्शन 203 के तहत वो क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। तब प्रश्न यह है कि ऐसे सूचनादाता को, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी में क्या उपचार है, उसके बारे में यहाँ जानना बहुत जरूरी है। अब अगला स्टेप है कि अब वो जो मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट डिसमिस कर दिया है, उसके इस कंप्लेंट डिसमिस करने के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, उसको सेशन कोर्ट में, यानी सेशन कोर्ट में उसका क्या किया जाएगा, रिवीजन कर सकता है, इसे किया जा सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, सेशन कोर्ट में रिवीजन किया जाएगा, और रिवीजन करने के बाद सेशन कोर्ट चाहे तो ऐसा आदेश दे सकता है कि एफआईआर दर्ज करने का दे सकता है, या उसको। लेकिन प्रश्न है कि अगर सेशन कोर्ट भी रिवीजन को खारिज कर देता है, रिवीजन उसको खारिज हो जाता है, उस कंडीशन में लास्ट उपचार और अंतिम उपचार होता है उस पीड़ित व्यक्ति को, सूचनादाता को क्या होता है कि वह सेक्शन 482 के तहत वह हाई कोर्ट में क्या करता है, एक रिट फाइल कर देता है कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए, बताता है कि साहब कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट को 482 के तहत रिट कर दिया जाता है, जो इनहेरेंट पावर कहलाता है, उसके तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। ये हो गया एफआईआर दर्ज करने के बारे में। अगला स्टेप है कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या होता है।
एफआईआर का साक्ष्यिक मूल्य क्या होता है, यानी कि एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एफआईआर किसी घटना का मात्र विवरण होता है, वो कोई सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। एफआईआर इज द डिटेल ऑफ द इवेंट एंड इट इज नॉट द सब्सटेंटिव एविडेंस। लेकिन फिर भी एविडेंस एक्ट के तहत इसकी कुछ मूल्य होता है। और क्या मूल्य होता है इसको आप देखिए। पहला है कि सेक्शन 8 के तहत यह आचरण के रूप में सुसंगत होता है। आचरण यानी कंडक्ट के रूप में अगर घटना हुई है और उसने सूचना दी है, ये आचरण रूप में सुसंगत होता है, रेलिवेंट होता है कंडक्ट रूप में, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन 11 के तहत इसे बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि अन्यत्र होने का अभिवाक, तो दूसरी जगह इसके रूप में भी ये क्या होता है, सुसंगत होता है, ठीक है। तीसरा है कि अगर सूचनादाता जो सूचना देता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो सेक्शन 32 क्लास 1 के तहत डीडी यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकारी कथन के रूप में सुसंगत होगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट एविडेंस वैल्यू है कि अगर ये सेक्शन 145, 157 और 158 ये 3 धाराएं हैं जिनके तहत अगर सूचना देने वाला व्यक्ति के कथन को बाद में विचारण में उसको क्या कर सकता है, खंडन किया सकता है, उसकी संपुष्टि की जा सकती है। ये जो है ये एफआईआर का एविडेंसी वैल्यू है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है कि जीरो एफआईआर और टेलीफोनिक एफआईआर में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जीरो एफआईआर क्या होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट अक्सर देखने में मिलता है। इस मामले में पुलिस ने जीरो एफआईआर लॉन्च किया, या कभी कभी हम टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि जीरो एफआईआर हो गया। तो जीरो एफआईआर होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। जीरो एफआईआर और एक होता है टेलीफोनिक एफआईआर। तो जीरो एफआईआर में बेसिकली ये होता ये है कि जब कोई अपराध किसी एक जगह होता है और सूचनादाता उस एफआईआर को, उस सूचना को किसी अन्य पुलिस अधिकारी के समक्ष बताता है, जबकि वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस सूचना को जीरो क्रमांक लगा करके नोट कर लेता है, तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है और ये इलाहाबाद में है और ये ट्रेन से जा रहा है इलाहाबाद से दिल्ली, ठीक है। बीच में एक स्टेशन कानपुर पड़ता है। अब इसको कानपुर में कुछ व्यक्तियों ने इसको मारपीट किया और इसको काफी चोट भी आई। तो अब ये क्या करता है, दिल्ली में जब पहुंचता है तो दिल्ली में वहां पे एफआईआर लॉन्च करता है, एफआईआर सूचना को बताता है। तो जब दिल्ली पुलिस उस सूचना को क्या करेगी, जीरो एफआईआर के रूप में क्या करेगी, दर्ज करेगी। इसी को बोला जाता है जीरो एफआईआर। जैसे ये 0/2020 ये क्या है, जीरो क्रमांक, इसी को जीरो एफआईआर करते हैं। और ऐसा जीरो एफआईआर दर्ज करने के पश्चात वो संबंधित पुलिस स्टेशन को क्या कर देगी, वो भेज देगी। इसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। अगला स्टेप है टेलीफोनिक एफआईआर। टेलीफोनिक एफआईआर एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अक्सर इस बात में
समझ नहीं आता कि क्या कोई व्यक्ति टेलीफोन के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति आज इलेक्ट्रॉनिक समय में, जहाँ पे आजकल आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत आगे हो गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोग मोबाइल से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो प्रश्न क्या टेलीफोनिक एफआईआर रिलेवेंट है, क्या उसे माना जाता है नहीं माना जाता है? तो इसके विषय में एक केस है सिद्धार्थ वशिष्ठ। सिद्धार्थ वशिष्ठ बनाम एनसीटी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सिद्धार्थ वशिष्ठ बनाम एनसीटी दिल्ली 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया, क्या कर दिया, कि अगर टेलीफोन के द्वारा दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है और अभियुक्त की पहचान अंकित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में टेलीफोनिक एफआईआर को, टेलीफोनिक द्वारा दी गई सूचना को एक एफआईआर माना जाएगा और उसे दर्ज किया जा सकता है।